वीडियोस ऑन रखेंगे आप। अपन पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। वीडियोस ऑफ नहीं चाहिए मेरे को, वीडियोस ऑन रहेंगे। पहले अपन बात करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी की। नाउ जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो या जेएलपी हो, इसको आप लिंक कर सकते हो एलआईसी की तरह, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जो अपन कराते हैं, एलआईसी जो अपन नॉर्मली कराते हैं, आप उसकी तरह इसको लिंक कर सकते हो। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली पार्टनर्स की लाइफ पर पॉलिसी ली है जॉइंटली फर्म ने, मतलब इसका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो किसने पे करा है? फर्म ने पे करा है। तो ये जो है ये आपका असेट है। आपका मतलब फर्म का असेट है। फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स का मिलकर एक असेट है। सो यू नीड टू ट्रीट जेएलपी एज अ नॉर्मल असेट। जैसे एक नॉर्मल मशीनरी एक असेट है, वैसे ही जेएलपी भी एक नॉर्मल असेट है। नाउ जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है? दो वैल्यू होती है। एक होता है मेच्योरिटी वैल्यू और दूसरा होता है सरेंडर वैल्यू। जेएलपी के अंदर दो चीजें होगी, एक होगा मेच्योरिटी वैल्यू, दूसरा होगा सरेंडर वैल्यू। से फॉर एग्जांपल एबीसी तीन पार्टनर है। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं। उन्होंने मिलकर पार्टनर्स की लाइफ पर, मतलब एबीसी तीनों पार्टनर हैं 3:2:1 में, इन्होंने मिलकर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है, जेएलपी पे करी है। नाउ इसका मतलब यह होता है कि पार्टनर्स ने अपनी लाइफ पर अलग अलग तीन पॉलिसी ना लेकर एक सिंगल पॉलिसी ले ली कि अगर ए गया तो भी पैसा मिलेगा, बी गया तो भी पैसा मिलेगा, सी गया तो भी पैसा मिलेगा। एलआईसी में क्या होता है? इंडिविजुअल लाइफ पर पॉलिसी होती है। मतलब ए मरा तो ए के पैसे मिलेंगे पॉलिसी के, बी गया तो बी की पॉलिसी का मिलेगा, सी गया तो सी की पॉलिसी का मिलेगा, ठीक है। मैं यहां बात कर रहा हूं तीनों ने मिलकर एक पॉलिसी ली है, कोई भी गया पैसा मिलेगा। पर पैसा किसको मिलेगा? पैसा सबको मिलेगा, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। मतलब ए बी सी है, ए गया तो जो पैसा पॉलिसी का मिलेगा वो किसको मिलेगा? तीनों को 3:1 के रेशो में मिल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है? तो नंबर वन चीज, जेएलपी किसी इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं है, वो सारे पार्टनर्स की मिलाकर पॉलिसी है। कोई भी मरे, कोई भी रिटायर हो, कुछ भी हो, पैसा सारे पार्टनर्स को बटेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। नाउ इसमें दो वैल्यू होती है। अब से फॉर एग्जांपल ए बी सी ने जेएलपी ली 10 साल की और बोला पर एनम हम 50,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे और अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो जो पॉलिसी का अमाउंट है, जो पॉलिसी जो ली है उस पॉलिसी का अमाउंट जो है वो है 5 करोड़ रुपए, ठीक है। एबीसी पार्टनर ने 3:1 के अंदर फर्म ने, एबीसी ने मिलकर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है जहां बोला है हर साल हम 50,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे और पॉलिसी का जो अमाउंट है वो 5 करोड़ रुपए का। पॉलिसी का अमाउंट तो समझते हो, मतलब इंश्योर्ड वैल्यू जो है वो कितने की है? 5 करोड़ की, 5 सीआर के इंश्योरेंस का वैल्यू है। नाउ एबीसी ने मिलकर ईयर 1 में पेमेंट करा, ईयर 2 में पेमेंट करा, ईयर 3 में करा, ईयर 4 में करा, मतलब 4 साल तक इन्होंने प्रीमियम का पेमेंट कॉन्स्टेंटली ये करते रहे हैं। सपोज करो ईयर 5 के अंदर एबीसी या फर्म जो है वो किसी भी रीजन की वजह से अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करने की पोजीशन में नहीं है, मतलब वो अपनी पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो देना है 50,000 रुपए पर एनम का, वो पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये 5वें साल के अंदर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे नहीं करेगी, पर 4 साल तो पे कर आई है। तो एबीसी इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे भाई हमने 10 साल की पॉलिसी ली थी, मानी बात, 4 साल तो हमने पेमेंट करा है, पर अब हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपकी पॉलिसी का पेमेंट कर पाए, तो हमारे को हमारी पॉलिसी का आज का जो वैल्यू है वो हमारे को दे दो। तो सरेंडर वैल्यू इज आज की वैल्यू मतलब
मैच्योरिटी से पहले अगर पार्टनर्स पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो एक अमाउंट मिल जाएगा, दैट अमाउंट इज बेसिकली नोन एज सरेंडर वैल्यू। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? 5 करोड़। और मैच्योरिटी से पहले अगर पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे कि हम आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते पॉलिसी का, तो जो पैसा मिलेगा दैट विल बी सरेंडर वैल्यू। नाउ दिस सरेंडर वैल्यू हमारे को क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन में क्या सरेंडर वैल्यू है, उसके हिसाब से। नाउ से फॉर एग्जांपल 4 साल बाद की सरेंडर वैल्यू उसने बोल दी कि आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए, तो यहां पर 10 लाख रुपए सरेंडर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बोलेगा, जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो आपका सरेंडर वैल्यू आएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस अगेन, मैच्योरिटी वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक केस में मिलेगा, जब पार्टनर की डेथ होगी। मैच्योरिटी वैल्यू खाली एक केस में मिलेगा, जब पार्टनर की डेथ होगी। बाकी सभी केसेस में, बाकी सभी केस मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सब के अंदर जो हमारे को काम आएगा वो क्या काम आएगा? सरेंडर वैल्यू ही काम आएगा। क्योंकि मैच्योरिटी तो एक ही केस में मिल सकती है, या तो पॉलिसी खत्म हो जाए या फिर पार्टनर की डेथ हो जाए, तो पूरे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, पूरे 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सरेंडर वैल्यू अब चेंज इन पीएसआर है। से फॉर एग्जांपल अभी तक 50,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम एबीसी पे कर रहे हैं 3:1 में, इन्होंने डिसाइड किया कि अब 1:1:1 में करेंगे। तो आज तक जो पे करा है वो तो 3:1 में करा है, और इन फ्यूचर जो करेंगे वो 1:1:1 में करेंगे। तो आज का जो सरेंडर वैल्यू है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो आज तक का पैसा, मतलब से एबीसी पार्टनर है, डी को भी पार्टनर बना रहे हैं और बोला तेरे को भी जेएलपी में शेयर देंगे, तो आज तक का तो एबीसी ने कंट्रीब्यूट करा 3:1 के अंदर, डी के आने के बाद डी भी कंट्रीब्यूट करेगा। पर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो एबीसी जो 4 साल तक पेमेंट कर चुके हैं डी के आने से पहले, उसका हिस्सा भी डी को मिलेगा। तो उसके लिए भी एबीसी जब डी को एडमिट कर रहे हैं तो उस दिन क्या सरेंडर वैल्यू है उसका एडमिशन का एडजस्टमेंट हो जाएगा। सेम अप्लाइज टू रिटायरमेंट एज वेल। ठीक है क्या? तो इसमें पहले बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या यहां तक? फिर आगे अकाउंटिंग की बात करूंगा यहां। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आज पॉलिसी ली और कल ही मर गया तो भी 10 करोड़ मिलेंगे जी, चिंता वाली कोई बात नहीं। ठीक है, हर इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसे ही होता है, हर इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसे ही होता है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा गेनिंग टू सरेंडर में, जैसे अपन बाकी एडजस्टमेंट करते हैं पार्टनरशिप का। ठीक है, हाँ। नाउ यहां तक में और कोई डाउट है क्या? इसको कॉपी करना है, कॉपी भी करना है इसको? हाँ सर। सर क्यों पॉलिसी खत्म होगी? हम उस पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पॉलिसी में मॉडिफिकेशन लेके आ सकते हैं कि एबीसी पार्टनर है, अब डी भी इस पॉलिसी में कवर है। एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, तो ए और बी ही इसके अंदर अब मालिक है, तो जो पैसा मिलेगा वो तो ए और बी को पूरा मिलेगा बाद में। पर आज तक सी ने भी पेमेंट करा है, तो सी को उसका हिस्सा, सरेंडर वैल्यू का हिस्सा दे दो, जो कि पूरा पैसा तो कब मिलेगा? 10 साल बाद मिलेगा, आज तो सरेंडर वैल्यू मिल रही है खाली। हाँ जी, भाई दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी, कि भाई पॉलिसी के अंदर 10 साल बाद कुछ पैसा मिलने का स्कोप है क्या? हर तरह की पॉलिसी होती है, एक होता है कि मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा या डेथ, या फिर डेथ पे मिलेगा। कुछ पॉलिसी होती है जिसमें डेथ पर ही पैसा मिलेगा, नहीं मरे तो पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ इंश्योरेंस है, रिस्क कवर है। वो तो अलग अलग तरह की पॉलिसी है। आपको तो बेसिकली क्वेश्चन बताएगा कि क्या करना है। डेथ हुई है तो ये, हाँ 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 हाँ, भाई कोई मनाही नहीं है किसी बात की भी, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी। पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि पॉलिसी किस तरह की है। कोई है क्या किसी के पापा जो एलआईसी में है? किसी के पापा एलआईसी में से हाथ खड़ा कर। ओके, तो ये बता सकते हैं भाई तरह तरह की पॉलिसियां होती है, मरने पर ही पैसा मिलेगा, जीवित रहे तो भी मिलेगा। वो एक एलआईसी का ऐड भी आता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ पॉलिसी, तो जब पॉलिसी कौन सा लिया है उस पर डिपेंड करेगा। आपको चिंता करने वाली बात नहीं, आपको क्वेश्चन बताएगा कि क्या करना है, कैसे है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से होता है।
कर दूं क्या ये रब? आदत खत्म हो गई पता है मेरी ऐसे पूछने की, रब कर दूं क्या? मैं तो सीधा पढ़ाता और रब करने कर दूं पक्का, मतलब अगर बाई चांस क्या। नहीं सर, चालू कर दी सर, लाइफ बहुत सारी होती है ऐसी, तो ठीक है, पर हाँ आदत नहीं रही अब आजकल, ऐसी आदत है कि पढ़ाया और तब मिटाया, पढ़ाया और मिटाया, पढ़ाया मिटाया, याद ही रुकना ही नहीं किसी के लिए। चलिए अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, जेएलपी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अच्छा बाय डिफॉल्ट जो लिख रहा हूँ ना सब कॉपी करना है, बाय चांस कभी भूल जाऊं तो मुश्किल हो जाएगी। हो गौतम क्या हो गया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता हूं। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं तो जेएलपी तीन तरह से मेंटेन करी जाती है, मतलब तीन तरीके हैं जेएलपी की अकाउंटिंग करने के लिए। पहला है जेएलपी को एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, जेएलपी को एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। सो जब भी जेएलपी का अमाउंट पे किया, जब भी जेएलपी का अमाउंट पे किया तो एंट्री हो जाएगी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर ये नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगी, इसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। मतलब बैलेंस शीट में कोई जेएलपी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हमारा एज इट इज कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका है जेएलपी को एज एन असेट मेंटेन करना, जेएलपी को एज एन असेट मेंटेन करना। जेएलपी को अगर एज एन असेट मेंटेन हो रहा है तो नॉर्मल असेट की तरह जब एंट्री होती है वो एंट्री होगी, सो एंट्री विल बी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, इसको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, और जेएलपी बैलेंस शीट में आ जाएगी कहां पर? असेट साइड के ऊपर जेएलपी बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है। नाउ तीसरा तरीका है जेएलपी एज एन रिजर्व अगर मेंटेन किया जा रहा है, जेएलपी एज एन रिजर्व अगर मेंटेन किया जा रहा है तो मतलब क्या हुआ? पहली एंट्री तो सेम जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा। नाउ जितने का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा उतना ही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालकर हम एक जेएलपी रिजर्व क्रिएट कर देंगे। मतलब से अगर यहाँ 1000 रुपए है तो जेएलपी रिजर्व भी कितने का मेंटेन हो जाएगा? 1000 रुपए का क्रिएट हो जाएगा। मतलब जितने का आप पॉलिसी का अमाउंट पे कर रहे हो उतना ही अमाउंट का आप क्या बनाते जाओगे? जेएलपी रिजर्व बनाते जाओगे। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में एक जेएलपी असेट साइड पर आ जाएगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जेएलपी रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है क्या? तीन तरीके हैं, तीन तरह से मेंटेन होती है जेएलपी, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, जेएलपी एज एन असेट और जेएलपी एज अ रिजर्व। कैमरास ऑन चाहिए मेरे को। जेएलपी एज एन एक्सपेंस, जेएलपी एज एन असेट और जेएलपी एज अ रिजर्व, तीन तरह से मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, आगे सुनो, इंपॉर्टेंट है, टीप लेना, टीप लेना, समय दे दूंगा, समय दे दूंगा, टीप लेना, सुन लो खाली। नाउ जब भी बैलेंस शीट में अगर जेएलपी आ रही है, जब भी बैलेंस शीट में जेएलपी का जो भी अमाउंट पर जेएलपी आ रही है, इसका मतलब जितना अमाउंट असेट साइड पर जेएलपी का है उतना अमाउंट पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुका है। जो अमाउंट जेएलपी का असेट साइड पर आ रहा है उतना अमाउंट पार्टनर को ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, मतलब उतना अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर जेएलपी है 10,000 रुपए की बैलेंस शीट के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, बैलेंस शीट में जेएलपी दे रखा है 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए अगर बैलेंस शीट का असेट साइड पर जेएलपी दे रखा है, इसका मतलब 10,000 रुपए पार्टनर को ऑलरेडी क्रेडिटेड है उनके पीएसआर में 321 के अंदर, ऑलरेडी उतना पैसा पार्टनर को मिल चुका है। नाउ अब एडमिशन पर, रिटायरमेंट पर, डेथ पर कुछ भी हुआ और कोई अमाउंट रियलाइज होता है, मतलब से फॉर एग्जांपल डेथ हुई और यही लिख देता हूं, से फॉर एग्जांपल डेथ हुई और जेएलपी के मैच्योरिटी वैल्यू मेरे को मिला
नहीं 70,000, ठीक है। सो जेएलपी मेच्योर हुआ और डेथ हो गई किसी पार्टनर की, तो जेएलपी का मेच्योरिटी वैल्यू मिला, कितना मेच्योरिटी वैल्यू मिला, 70,000 मिला। नाउ 70,000, नाउ दिस 70,000 बिलोंग्स टू द पार्टनर फर्म्स का। अब ए बी सी में से फॉर एग्जांपल बी मर गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, जेएलपी किसकी है, ए बी सी तीनों की मिलाकर है। जेएलपी किसकी है, भले ही बी की डेथ हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेएलपी का प्रीमियम एबीसी तीनों ने मिलकर दिया था तो पैसा भी तीनों को पूरा पूरा मिलकर ही मिलेगा। सो 70,000 का मेच्योरिटी वैल्यू मिला है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी 10,000 आ रहा है। अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी 10,000 आ रहा है इसका मतलब 10,000 पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 60,000 सिर्फ वो ही पार्टनर को देना रहेगा। तो एंट्री बनाएंगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, डिफरेंस अमाउंट कितना है, 60,000। और ये एंट्री करते ही जेएलपी कितनी की हो गई, 10 का पहले से डेबिट था, जेएलपी को 60 से और डेबिट करते कितना हो गया, 70। और इंश्योरेंस कंपनी से अब पैसे मिल जाएंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, पैसे मिल जाएंगे 70,000। पैसे कितने मिल जाएंगे, 70,000 आपको मिल जाएंगे। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या। बैंक में तो जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम से मिला भाई, पार्टनर को मिल चुका, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। चलो थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं, थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर गुडविल दे रखी होती है 20,000 रुपए, ठीक है। कुछ भी चेंज होता है सबसे पहले काम क्या करते हो, बैलेंस शीट में असेट साइड पर गुडविल दे रखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली गुडविल है, क्या करते हो उसको, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। चलो सब 12वीं पढ़कर आए हो, सब 12वीं पढ़कर आए हो और सबने 12वीं में ऐसा काम किया है, इसको राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। क्यों करा जाता है राइट ऑफ, राइट ऑफ क्यों किया जाता है, क्यों इज द क्वेश्चन, क्यों इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। एक मिनट, एक 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 रुको 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 रुको, एक एक करके, ऐसे पता नहीं पड़ता। हाँ विदिका क्या कह रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा भैया एएस 26 में, कुछ भी नहीं लिखा ऐसा, ऐसा ब्लंडर ना करो जीवन के अंदर, मतलब इफ यू आर कोटिंग अ रिलेवेंट थिंग तो आप बहुत शॉर्ट होने चाहिए। एएस 26 में ऐसा कहीं नहीं लिखा, एएस 26 ने बोला ओनली परचेज गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये लिखा है, राइट ऑफ करने के बारे में कहीं नहीं लिखा गया। हाँ पार्थ, पार्थ कुछ कह रहा था। सर तो फिर मशीनरी को राइट ऑफ भी तो कर देते हैं, मशीनरी भी तो पुराने पार्टनर्स की थी, मतलब गुडविल को राइट ऑफ ही क्यों करा, पुराने पार्टनर्स ने मिलकर कंट्रीब्यूट करी, वो तो आई अग्री। अच्छा आप जब एंट्री कर रहे हो गुडविल राइट ऑफ करने की तो आप एंट्री करते हो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को डेबिट किया मतलब कैपिटल अकाउंट को कम किया है, तो असेट तो मिल ही नहीं रहा, कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है उनका। अगर ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग गुडविल पैसे नहीं होते, मतलब पैसे नहीं मिल रहा, हार्डकोर कैश नहीं मिल रहा, कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। पार्थ साहब जो आपने कहा तो उल्टा पड़ गया। हाँ जी, और कोई, पढ़कर सब आए हो। राइट ऑफ क्यों होता है, मतलब क्यों एंट्री बन रही है, क्यों एंट्री बन रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट ऑफ क्यों होता है, होता है वो तो मैं भी मानता हूं, पर क्यों होता है ये भी तो पता होना चाहिए, कोई कोशिश तो, कोशिश तो। मिहिर
कोशिश कोशिश। तो सर रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं ना, वो तो बाकी रिवैल्यूएशन में डाल, सर रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं, रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं ना गुडविल को, अगर ऐसा करना तो रिवैल्यूएशन तुमने आज तक नहीं डाला गुडविल, और तुम्हें पता है गुडविल रिवैल्यूएशन में आती भी नहीं है। कोई और कोशिश, समझो समझो, ठीक है ना। थोड़ा सा याद कराता हूँ, वैल्यूड गुडविल होती है, दो तरह की होती है, दो तरीके होते हैं वैल्यूड गुडविल को ट्रीट करने के। एक तो एडजस्टमेंट, वैल्यूड की बात कर रहा हूँ, बुक्स वाली की बात नहीं कर रहा। हाँ सर, क्या? हाँ बता, हाँ बता। जब अपन उसको वैल्यू करते हैं, हाँ, तो सर वैल्यूड वैल्यू को बैलेंस शीट में, वैल्यूड वैल्यू को बैलेंस शीट थोड़ी लेके जाता, वैल्यूड को तो वैसे ही बैलेंस शीट में लेके नहीं जा सकता, ठीक है। नाउ, नाउ सुनो, ये जब गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझना, फिर अकाउंटिंग भी समझाता हूँ। जब ये गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है, मतलब असेट साइड पे 20,000 बढ़ा है, अगर असेट पे 20,000 इंक्रीज हुआ है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं लाइबिलिटी साइड के अंदर भी 20,000 इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है क्या। So whenever this goodwill is appearing in the asset side of the balance sheet, जितने पर भी गुडविल आ रही है, इसका मतलब ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उतना क्रेडिट उनको मिल चुका है। याद कराता हूं, सेम चीज याद कराता हूं, जब आप वैल्यूड गुडविल की बात करते हो तो उसमें दो तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक तो होता है वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और दूसरा होता है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। रेजिंग करने की गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तभी तो गुडविल डेबिट हुआ और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जितने का गुडविल है उतना ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिल गया, तभी तो ये यहाँ पर असेट साइड पर आ रही है। यही तो तरीका है इसको क्रिएट करने का। तो अगर गुडविल असेट साइड पर आ रही है तो उतना क्रेडिट पार्टनर्स को ऑलरेडी मिल चुका है। अब इसको राइट ऑफ करते हैं, तो उसको मैं राइट ऑफ कर देता हूं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू इन ओल्ड रेशियो राइट ऑफ हो जाता है। सो आई एम बेसिकली डूइंग द सेकंड पार्ट। जब मैं राइट ऑफ कर रहा हूं तो मैं एक एंट्री ऑलरेडी पास कर चुका हूं जहां पर पार्टनर्स को उनका क्रेडिट मिल चुका है, और दूसरी एंट्री अब मैं राइट ऑफ की पास करता हूं। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना क्रेडिट पार्टनर को मिल चुका है, सरकमस्टेंसेस अब चेंज हो गए हैं, तो नई गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है, उसका मैं एडजस्टमेंट कर देता हूं, उसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि एएस 26 ने बोला वैल्यूड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसको नई वाली गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करता, नई वाली गुडविल का सिर्फ एडजस्टमेंट करता हूं। और पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आ रही है, उतना पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसको अब नलीफाई करने के लिए मैं राइट ऑफ कर देता हूं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल। सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर इन जेएलपी एज वेल, कि अगर बैलेंस शीट में जेएलपी आ रहा है, अगर बैलेंस शीट में जेएलपी आ रहा है, तो इतना अमाउंट का क्रेडिट पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब 10,000 का क्रेडिट ऑलरेडी पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में मिल चुका है, ठीक है क्या। तो 10 ऑलरेडी मिल चुका है, मेच्योरिटी पे 70,000 मिल रहा है, मैंने एग्जांपल के तौर पे माना था कि मेच्योरिटी पे 70 मिले, तो टोटल 70 मिलने हैं, 10 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अब खाली नेट कितना देना पड़ेगा, डिफरेंस 60,000 और देना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 पहले से ही चल रहा है, मतलब बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखा है जेएलपी 10,000 पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, बैलेंस शीट में जेएलपी 10,000 की है, मिले 8,000 ही मिले, या मिले 7,000 रुपए ही मिले, तो हमने पार्टनर को इतना दे दिया 10, पर एक्चुअल में उसका शेयर खाली कितना है 7,000 ही, तो उससे 3,000 रुपए में वापस ले लूंगा। ये बात समझ में आती है क्या, ठीक है। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, डिफरेंस 3,000 इन ओल्ड रेशियो, ठीक है क्या। जितना बैलेंस शीट में है, जितना बैलेंस शीट में है उतना पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुका है। अब ज्यादा मिल रहा है तो दे दो वापस, और कम मिल रहा है तो उससे वापस ले लो। हाँ जी बोलो।
वापस बोल सर। खत्म हो गया ना, खत्म हो गई। 10 थी, 60 पे क्रिएट करी, 70 हो गई, और 70 के बाद आपने जेएलपी का पैसा मिल गया। भाई मेच्योरिटी हो गई मतलब पॉलिसी खत्म हो गई ना, एसेट ही खत्म हो गया। ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस जेएलपी रिजर्व, जितने का बैलेंस शीट में जेएलपी है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जेएलपी रिजर्व बन रहा है। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि पार्टनर को जेएलपी का कोई पैसा मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला, क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट है वो तो आपने कहां ट्रांसफर कर रखा है? जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है। नाउ से फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी वैल्यू मिली 70,000 रुपए, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो जेएलपी रिजर्व को बांट दो। जेएलपी रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, 10,000 को बांट दिया। नाउ कमिंग टू जेएलपी 10 की थी, हमें 70 मिल रहे हैं, तो 60 और देने हैं पार्टनर को, तो एंट्री होगी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 60,000। ऐसा करते ही जेएलपी 70 पर पहुंच गया। अब इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल पैसा दे देगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 70,000। ठीक है क्या? उल्टा भी हो सकता है, रिजर्व 10 का, जेएलपी 10 का, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला खाली 8,000 ही देंगे या खाली 7,000 ही देंगे, तो जेएलपी रिजर्व 10 डेबिट, जेएलपी को कम करो 3,000 से, टू जेएलपी 3,000, और बचा हुआ बांट दो टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है क्या? बेसिक आइडिया इतना, अगर जेएलपी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आ रखी है तो जितने अमाउंट से जेएलपी आ रखी है उतना पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुका है। एज एन एक्सपेंस में तो जो मिलेगा वो आज ही मिलेगा, मतलब 5 मिले तो अब 5 देने पार्टनर को, जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल और बैंक टू जेएलपी। 50 मिले तो भी आज मिल रहे हैं, तो सारी एंट्री आज ही होगी। हाँ जी बोलो बेटेगा। ठीक है, ठीक है। जेएलपी रिजर्व है 10,000 का और जेएलपी कॉरेस्पॉन्डिंग है। जेएलपी रिजर्व का मतलब है जितने का जेएलपी हमने यहाँ असेट साइड पे दे रखा है उतने का ही रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर है। सो पार्टनर को यहाँ कुछ भी मिला नहीं है। अब क्वेश्चन ने बोला पॉलिसी मैच्योर हो गई, उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है 70,000 रुपीज का मैच्योरिटी वैल्यू हमारे को मिल रहा है। क्योंकि रिजर्व बना रखा है मतलब पार्टनर को कुछ भी नहीं मिल रखा, तो पहले तो ये रिजर्व को बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नाउ जेएलपी 10 की है, मिल 70 रहे तो 60 और मिलेंगे पार्टनर को, तो जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 60,000 रुपए, जो डिफरेंस अमाउंट एक्स्ट्रा मिलना बाकी है। अब इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 70,000 मिलेंगे मेच्योरिटी के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 70,000 की एंट्री हो जाएगी। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल यहां पर रिजर्व वाले केस में मेच्योरिटी वैल्यू खाली 7,000 रुपए। नाउ जेएलपी रिजर्व तो आपने बना रखा है कितने का? 10,000 का। जेएलपी 10,000 की है पर इंश्योरेंस कंपनी खाली कितने की? 7,000 ही देगी, तो जेएलपी को इसकी मेच्योरिटी पे लेके आना पड़ेगा, तो 2 जेएलपी कितने कम करने हैं? 3,000, और बाकी जो 7 बच गए उसको बांट दो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 7,000 को। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कितना पैसा मिलेगा? 7,000। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जेएलपी को हवा मत बनाना, जेएलपी को हवा मत बनाना, नॉर्मल असेट की तरह सोचना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और जेएलपी को इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह सोचने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ सर, पहले सर कर लिया, मैं तो तरीके अकाउंटिंग की बात बता रहा हूं सर, क्यों नहीं जाना, मैं तो अकाउंटिंग बता रहा हूं सर। हमेशा अगर कंजर्वेटिज्म की बात करोगे तो जेएलपी कम पे ही चल रही होगी, पर क्वेश्चन तो बोल सकता है ना सर हमारे को, तो मेरे को तो बताना जरूरी है कि ज्यादा वैल्यू हो गई तो कम भी करना कैसे करना है। जैसे इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है वैसे इंश्योरेंस की प्रीमियम है। ठीक है, तो यहाँ जेएलपी का जो इंश्योरेंस है वो नॉर्मल एक्सपेंस की तरह खत्म होता जा रहा है और राइट ऑफ होता जा रहा है। नाउ जब भी मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी पर तेरी मर्जी उतना पैसा मान ले, या जो भी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू छोड़ो, कोई सी भी वैल्यू जो मिल रही है,
दैट मैच्योर, इट कैन बी मैच्योरिटी, इट कैन बी सरेंडर, कोई सी भी वैल्यू जो मिल रही है आप वो मान सकते हो। जो अमाउंट मिल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए मिला, इस 15,000 कैन बी मैच्योरिटी, कैन बी सरेंडर, डिपेंडिंग अपॉन रिटायरमेंट हो रहा है कि डेथ हो रही है कि एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो 15,000 रुपए मिला, 15,000 मिला है तो अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला, अब दो जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो 15,000, और पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 15,000। 5,000 मिले तो 5,000 से एंट्री, 5 करोड़ मिले तो 5 करोड़ से एंट्री। यहाँ तो सिंपल से सिंपल है, क्योंकि कुछ पैसा मिला ही नहीं है तो सब कुछ अभी देना है। जो पॉलिसी का पैसा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, वट एवर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, उसका सारा का एंट्री कर देना है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसे भी सर, जेएलपी को राइट ऑफ करोगे पहले क्रिएट तो करो, मतलब उस वैल्यू पे लिखे तो जाओ जेएलपी को अपनी बुक्स में। पहले क्रिएट, हाँ, पहले पार्टनर्स को जेएलपी क्रिएट कर दी, पैसा मिल गया। साइमल्टेनियस एंट्री से दोनों साथ साथ ही होती। क्वेश्चन बताएगा जी, क्वेश्चन बताएगा, आपको स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन जेएलपी को क्या ट्रीट करना है। बाई चांस क्वेश्चन ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो आपकी मर्जी है, जो मान लो और वैसे कर लो, नीचे नोट डाल के आ जाओ, जेएलपी हैज बीन ट्रीटेड एज दिस दिस दिस। ठीक है, डन है क्या? समझ में आती है क्या बात? आगे बढ़ू कंसेप्ट में, एक कंसेप्ट और है इसमें, ये कॉपी कर लिया? अच्छा, तो लिखूंगा बेटा, इतना से ही तो बोर्ड है मेरे पास, लिखो लिखो, जिसने नहीं लिखा वो कॉपी कर लो। हाँ जी सर, मेरे को पूछा किसने? मेरे को वही नहीं देखा, किसने पूछा? कहाँ है तू आदित्य चौरी? मुझे दिख क्यों नहीं रहा आदित्य? तेरा वीडियो ऑन नहीं है तो गलत बात क्यों हुई है ऐसा? चलो ठीक है, क्या बताऊं वापस से? अच्छा, रिजर्व की एंट्री डिक्टेट कर दूं तो से बैलेंस शीट में जेएलपी रिजर्व है 10,000 का और जेएलपी एसेट है 10,000 का। अगर मेच्योरिटी वैल्यू या सरेंडर वैल्यू जो भी वैल्यू मिल रही है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं मेच्योरिटी हो, किसी भी केस में जरूरी नहीं है मेच्योरिटी हो, कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। इट कैन बी सरेंडर वैल्यू अगर रिटायरमेंट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है तो, और इट कैन बी मेच्योरिटी वैल्यू इन केस ऑफ डेथ। तो जो भी वैल्यू मिल रहा है उसको देखना है। 70,000 रुपए मिल रहे हैं, सो जेएलपी रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो जो बैलेंस शीट में आ रहा है 10,000 का, जेएलपी रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर JLP to old partners in old ratio difference amount, JLP to old partners in old ratio difference amount कौन सा डिफरेंस? जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो, और 10,000 रुपए जो JLP बैलेंस शीट में आ रहे हैं उसका डिफरेंस अमाउंट, और फिर इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आया उसको रिसीव करने की एंट्री। ठीक है, बैंक टू JLP। ठीक है क्या? मिटा दूं क्या? दस हजार की जेएलपी है, मेच्योरिटी वैल्यू से फॉर एग्जांपल 7,000 ही रहा, 7,000 ही रहा, तो 3,000 का जेएलपी को पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो रिवर्सल कर दे, ओल्ड पार्टनर्स टू जेएलपी 3,000,
उससे जेएलपी 7,000 पे आ गई और अब पैसा आ जाएगा बैंक टू जेएलपी 7,000। कौन सी? तो ये 70,000 का मेच्योरिटी है, ये 7,000 का मेच्योरिटी है। ये बैलेंस शीट से ज्यादा का अमाउंट है, ये बैलेंस शीट से कम का अमाउंट है। दिस इज 7,000, दिस इज 7,000। क्लैरिटी नहीं आती क्या? ये थोड़ा छोटा भी हो गया, एक्चुअली थोड़ा सा छोटा भी हो गया। क्या भी नहीं था? तो मैं आशीष सर बनूं, मैथ्स पढ़ाऊं? यहाँ मेरा मेरा बोर्ड छोटा पड़ता है, मेरे को 8 फुट का मेरा बोर्ड छोटा पड़ता है, इसको छोटा करके और का लिखने जाऊंगा? मेरे को तो पूरा बोर्ड चाहिए होता है भाई लिखने के लिए, मैं छोटू बोर्ड नहीं कर सकता, सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, सॉरी। ठीक है क्या? मत कर अटेंड भाई, क्लास समझ नहीं आता। मैं क्या करूं, मुझे बता, मैं क्या करूंगा? जो लिख सकता हूं वही तो लिख सकता हूं भाई। आगे बढ़ू क्या? मैं कॉपी कर लिया क्या? हाँ बेटा मुझे पता है, दिख रहा है, मुझे पता है, दिख रहा है। मैं आपसे पहले 15 बार टेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपके पास चीज आती है। महीना भर हो गया सेटअप लगे हुए, तो आपसे पहले कम से कम भी 50 बार हमने आपस में जूम जूम गूगल मीट खेल के देखा है। चलिए रब कर दूं उसको। ठीक है। नाउ ये जेएलपी है, इसी तरह से एक और तरह से पॉलिसी लेते हैं। क्वेश्चन जेएलपी पे बनता है, जेएलपी पे क्वेश्चन आना चाहिए। मैं सिर्फ कंसेप्चुअली एक चीज और समझा रहा हूं, क्वेश्चन उस पर बने नहीं बने इसका कुछ नहीं पता। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। सो अभी अपन जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब है पार्टनर्स ने मिलकर फर्म के अंदर एक पॉलिसी ली है, सारे पार्टनर्स के मिला के लाइफ पर एक सिंगल पॉलिसी है। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी के अंदर 3 पार्टनर हैं, तो उनकी लाइफ पर इंडिविजुअली 3 पॉलिसी अलग अलग ली गई है, और हर पॉलिसी का एक मैच्योरिटी वैल्यू होगा और एक सरेंडर वैल्यू होगा जो दिया हुआ होगा। अज्यूम कर रहा हूं 1 लाख और इसकी 10,000 सरेंडर वैल्यू, ये 2 लाख का वैल्यू, इसका सरेंडर वैल्यू 20,000, ये 3 लाख और इसका सरेंडर वैल्यू 30,000। ठीक है। सो मैच्योरिटी है और सरेंडर है, दोनों वैल्यूज आपको दे रखी है। फर्क क्या है? पहले सारे पार्टनर की लाइफ पर एक सिंगल पॉलिसी थी, यहां पर इंडिविजुअल पार्टनर्स की लाइफ पर एक एक पॉलिसी हमने ले रखी है। नाउ बेसिक दोनों का एक ही है, जेएलपी की प्रीमियम भी फर्म पे कर रही है और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की प्रीमियम भी फर्म पे कर रही है उनके पीएसआर के अंदर। एबीसी का पीएसआर 1:1:1 मान लेता हूं, ठीक है, ये पीएसआर है। नाउ से फॉर एग्जाम्पल ए की डेथ होती है, ए की डेथ होती है, तो अगर ए की डेथ होगी तो मुझे बताओ डेथ पर क्या मिलता है? मैच्योरिटी मिलती है कि सरेंडर मिलता है? डेथ पर क्या मिलता है? वेरी गुड, वेरी गुड। डेथ पर क्या मिलता है? मैच्योरिटी मिलेगा। तो 1 लाख रुपए मिलेंगे प्लस अब ये जो पेमेंट है, चाहे वो ए की पॉलिसी हो, चाहे वो बी की पॉलिसी हो, चाहे वो सी की हो, पेमेंट तो किसने किया है?
फर्म मतलब एबीसी, तीनों पार्टनर सारे मिलाकर इन्हें पेमेंट करा है। नाउ इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि ए की पॉलिसी में ए ने भी पेमेंट किया है, बी ने भी करा है और सी ने भी करा है। सिमिलरली बी की पॉलिसी में बी ने भी करा है, ए ने भी करा है और सी ने भी करा है। सिमिलरली सी की पॉलिसी में सी ने भी करा है, बी ने भी करा है और ए ने भी करा है। तो अगर ए की डेथ होगी तो ए की डेथ पर क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेंगे। पर ये 1 लाख रुपए किसको मिलेंगे, ए को भी मिलेंगे, बी को भी मिलेंगे और सी को भी मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, उनके पीएसआर में मिलेंगे। ये चीज समझ में आती है क्या, ये समझ में आती है क्या? पर इससे तो ए का नुकसान हो गया, ये पहले मर गया तो इसको अपनी पॉलिसी का ही पैसा मिला। अब से फॉर एग्जाम्पल बाद में सी मरा तो उस सी की पॉलिसी में बी को भी पैसा मिलेगा। मतलब बी जो है उसने ए की पॉलिसी का भी पैसा खाया, सी की पॉलिसी का भी पैसा खाया और खुद का भी खाया, है ना? तो ऐसी नाइंसाफी हमें बर्दाश्त नहीं। तो ए की डेथ पर ए का मैच्योरिटी वैल्यू तो मिलेगा क्योंकि ए की पॉलिसी तो खत्म हो जाएगी ए की डेथ के साथ, पर बी और सी की पॉलिसी तो अभी भी कंटिन्यू है। तो बी और सी की जो सरेंडर वैल्यू है उसका हिस्सा मिलेगा किसको, ए को। तो ऑन द डेथ ऑफ ए द फर्म विल गेट 1 लाख प्लस 20 प्लस 30, मतलब 1.5 लाख बटेगा ए, बी और सी के बीच में उनके पीएसआर में। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेथ पर तो मेजॉरिटी मिलती है और बाकी सारे सर्कमस्टांसेस में क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू मिलती है। तीनों ही पॉलिसी फर्म ने मिलकर ली है, तीनों ही पॉलिसी फर्म ने मिलकर ली है, इसलिए फर्म को टोटल पैसा आपको मिलेगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या? हाँ जी सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट वापस बोल। हाँ कर रहे हैं ना, कंटिन्यू कंटिन्यू बिल्कुल कर रहे हैं, सरेंडर नहीं करी सर, इंश्योरेंस कंपनी को सरेंडर नहीं करी। पर पैसा जो है आज की वैल्यू जो है वो 20,000 30,000 है, तो उतना पैसा ए को तो मिलेगा ना, ए को अपना हिस्सा तो मिलेगा। मतलब ए विल गेट 1 लाख जो उसकी पॉलिसी है प्लस 20,000 प्लस 30,000 में ए का शेयर। ठीक है, तो अगर अकाउंटिंग करने जाऊंगा और अज्यूम ये कर रहा हूं जैसे पार्थ ने बोला कि बी और सी को उसका सिर्फ सरेंडर वैल्यू है और वो इंश्योरेंस कंपनी को अपनी पॉलिसी सरेंडर नहीं कर रहे, सो एंट्री समझना। अच्छा मान रहा हूं जेएलपी मतलब ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बिजनेस में है ही नहीं, अभी बैलेंस शीट में कहीं है ही नहीं, तो अभी तक कुछ भी मिला नहीं है पार्टनर को, ये मान रहा हूं। ठीक है ना, एज एन एक्सपेंस अगर कैरी हो रही है तो सब समझाने के लिए बता रहा हूं। पहले एज पॉलिसी अकाउंट डेबिट समझाने के लिए का नामकरण आसान करा है। 2 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 1 लाख, पार्टनर को ड्यू कर दिया, पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 ए पॉलिसी 1 लाख। ठीक है, ये सिर्फ एंट्री किसकी हुई, ए की पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू लेने का। नाउ बी और सी, बी और सी 20,000 और 30,000 रुपए सरेंडर वैल्यू के इनको मिल रहे हैं। 20 और 30,000 किस चीज के मिल रहे हैं, सरेंडर वैल्यू के इनको मिल रहे हैं। सो 20 और 30 50,000। अब अगर बी और सी ने अपनी पॉलिसी सरेंडर नहीं करी, मतलब इसका शेयर बाकी पार्टनर्स को मिलेगा, इसका शेयर बाकी पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग व्हिच विल बी बी कैपिटल सी कैपिटल टू ए कैपिटल। ए कैपिटल को क्रेडिट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको बाकी दोनों की पॉलिसी का हिस्सा मिलेगा। 50,000 20 प्लस 30 50,000 इंटू ए का शेयर इज 1/3, तो 50,000 का 1/3 मिल जाएगा। गेनिंग रेशियो में ये दे देंगे 1:1 के गेनिंग रेशियो में ये दे देंगे। तो ऊपर की 2 एंट्री जो है वो ए की मेच्योरिटी की है और लास्ट जो एंट्री लिखी है वो बी और सी अपनी सरेंडर वैल्यू का हिस्सा जो ए का आज बनता है वो उसको देने की एंट्री है। समझ में आती है क्या बात, समझ में आती है क्या बात? हाँ इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला आज, इंश्योरेंस कंपनी से तो जब मैच्योरिटी होगी तब मिलेगा, पर उसकी आज की वैल्यू जो है उसमें इनका ए का भी हिस्सा है तो ये ए का हिस्सा दे दिया।
क्योंकि जब इन फ्यूचर बटेगा तो 2 लाख 3 लाख बी और सी को बटेगा खाली, तो वो गेन कर जाएंगे सी के ए के शेयर को। ठीक है, इसी में अगर सिचुएशन नंबर 2 बनाने की कोशिश करूं कि ए की डेथ पर बी और सी ने बोला हमारा तो पॉलिसी से विश्वास ही उड़ गया, हम कोई पॉलिसी नहीं रखेंगे, हमें तो पॉलिसी खत्म करनी है, मतलब बी और सी ने इंश्योरेंस कंपनी को हाथ जोड़ के बोला भैया पॉलिसी रखो, पैसे दे दो, तो कितने पैसे मिलेंगे बी और सी की पॉलिसी मिलाकर? 50,000। तो ये दो एंट्री तो है ही, इसके साथ में एक एंट्री ये वाली ना करके इसके बाद ये एंट्री क्या कर देंगे अपन, बी पॉलिसी अकाउंट डेबिट, सी पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, मतलब 20 प्लस 30 और 50,000 को ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बांट दिया, और फिर पैसा आ जाएगा बी और सी की पॉलिसी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी पॉलिसी टू सी पॉलिसी। बात समझ में आई क्या? ये कब? व्हेन रिमेनिंग पॉलिसीज आर सरेंडर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी, रिमेनिंग पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, और ये एंट्री कब होगी? जब रिमेनिंग पॉलिसी सरेंडर नहीं करी है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? सो दिस वाज ऑल अबाउट जेएलपी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो एक नया टॉपिक था आपके पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, एनपीओ स्टार्ट कर दूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दूं मैं अब? क्या? अच्छा रुको, अच्छा ठीक है, हाँ रुको, हाँ 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 करो, कॉपी कर लो। हाँ जी, अब ये तो है पेपर सेट करने वालों को पता, तो भाई पढ़ना है पढ़ लो, जो आएगा आ जाएगा, मुझे क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, ये भी नहीं पता मेरे को तो। भाई हमेशा ध्यान रखो, तुम एक प्रोफेशनल एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर आप कभी नहीं बोल सकते कि ये आएगा और ये नहीं आएगा और ये आने के चांसेस है। हाँ, आप चीजों को मिटिगेट कर सकते हो, कम ज्यादा राइट लेफ्ट कर सकते हो, पर प्रोबेबिलिटी कभी किसी की खत्म नहीं कर सकते। जैसे लास्ट सीए इंटर का एक टॉपिक बताता हूँ, लास्ट सीए इंटर के अंदर मतलब नवंबर 19 के अंदर एक क्वेश्चन आया 16 नंबर का, प्योर एक क्वेश्चन आया, 16 नहीं सॉरी 12 नंबर का एक क्वेश्चन आया। वो 12 नंबर का क्वेश्चन उसके पहले सीए इंटर के एग्जाम के अंदर 4 नंबर में पूछा जाता था, वो भी ऑल्टरनेट अटेम्प्ट ने कभी पूछ लिया और कभी नहीं पूछा, और उस अटेम्प्ट में उस सेम वैरायटी का क्वेश्चन को 12 नंबर में आ गया। एक अटेम्प्ट सी इंटर में ऐसा था जहां एक टॉपिक है हमारे अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो अमालगमेशन में आपके वो क्वेश्चन हमेशा आना है, मतलब डेफिनेट है वो चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, बड़ा क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर 16 नंबर इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है। और 2 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां उसने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं उस टॉपिक से निकालकर, उस अटेम्प्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए जो कभी पूछे ही नहीं, कि मतलब टॉपिक को जब टच ही नहीं करा गया ना, उन टॉपिक से निकालकर क्वेश्चन पूछे गए। सो व्हेन इट कम्स टू अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, यू शुड नेवर बी सेइंग कि ये आना चाहिए कि ये नहीं आना चाहिए, नहीं पता, सब आना चाहिए और आपको सब पढ़ा होना चाहिए। कर लूं आगे, एनपीओ पढ़ लूं? हाँ, क्या बताऊं? समझाऊं क्या, मतलब क्या मिस हो गया तेरा, क्या हुआ? अच्छा तू क्या गया?
अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है, अब से पढ़ लेना आगे। हाँ जी सर। मतलब 1:1:1 में मिलेगा, ये तो ठीक है। 50,000, अच्छा ये ओके। हाँ 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 हाँ, 50,000 रुपए, 50-50 ऐसा मिल जाएगा, मतलब 1:1:1 है तो 50-50-50 जो भी PSR है उसके हिसाब से मिल जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये पैसा आने की एंट्री है, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा सरेंडर करने पर, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पॉलिसी मैंने खत्म कर दी, ये क्रिएट करी थी, ये खत्म कर दी। हाँ ये 50,000, 20,000, 30,000। डन। चलो रब कर दूं, मुझे बताओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO क्या होता है? वेरी गुड। जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, जो बना ही किसके लिए है? पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ एनपीओ के अंदर तीन तरह के स्टेटमेंट होते हैं, तीन कौन से स्टेटमेंट होते हैं? वेरी गुड। एक बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दो बैलेंस शीट बनाते हैं हम, एक बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा बनाते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस तरह से हम चार चीजें बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो सेम टू सेम किसकी तरह है? कैश बुक की तरह। डेबिट साइड पे क्या आता है? रिसिप्ट आता है कि पेमेंट आता है? दिस इज द रिसिप्ट साइड। अरे राम। एंड दिस इज पेमेंट। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम टू सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर क्या आएगा? एक्सपेंडिचर, और यहां पर क्या आएगा? इनकम। सो एक्सपेंडिचर और इनकम आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? असेट लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी। कोई बताएगा ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? एनपीओ में कैपिटल नहीं बोलते, कैपिटल फंड बोलते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है कैपिटल फंड से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है? या फिर डेफिसिट निकलता है। और ये सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट में या डेफिसिट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में से क्या हो जाता है? प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ आप में से मेजॉरिटी लोग, आई होप सब लोग, आरबीएससी के अंदर मुझे बताना, आरबीएससी के अंदर एनपीयू है क्या? हाँ ठीक है, चलो फिर तो आता है। नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट आपने क्लास 12th के अंदर नहीं बनाया है। आपने मोस्टली आपको ये दे रखा होता था और आपको इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती थी।
हमारे यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने को भी आ सकता है, तो आपको कुछ और दिया हुआ होगा और आपको उससे रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्रॉ करना होगा। तो आपको बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट निकालते टाइम कोई बाइफरकेशन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू नहीं करना होता, असेट और इनकम एक्सपेंस के बीच में कोई बाइफरकेशन नहीं करना होता। पैसा आया है रिसिप्ट में रिकॉर्ड करो, पैसा गया है पेमेंट में रिकॉर्ड करो। मुझे बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट क्योंकि कैश बुक की तरह है, तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक का, और यहां पर क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस, अगेन किसका? कैश या फिर बैंक का। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? अब इसमें हम दो वैरायटी के जो छोटे क्वेश्चन है जो एडजस्टमेंट है, एक तो है सब्सक्रिप्शन निकालने का और एक है कंजम्पशन निकालने का। एक है सब्सक्रिप्शन निकालने का और दूसरा क्या है? कंजम्पशन निकालने का है। सो सब्सक्रिप्शन निकालना रहेगा आपको, सब्सक्रिप्शन निकालना रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ या अमाउंट रिसीव हुआ उससे चालू करते हैं। इसमें ऐड या लेस करना होता है। टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा फर्क है, टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा फर्क है। आप अपने दिमाग में अगर ये ध्यान रखोगे कि जो इस साल की इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है एनपीओ की, जो इस साल की इनकम है उसको ऐड करना है, जो इस साल का एक्सपेंस है उसको माइनस करना है। सॉरी, जो इस साल की इनकम है उसको ऐड करना है और जो इस साल की इनकम नहीं है उसको क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड में जाकर आउटस्टैंडिंग है। मतलब सब्सक्रिप्शन कौन से साल का है? इस साल का है कि पिछले साल का है? इसी साल का। तो क्या करेंगे उसको? ऐड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड हो गया। कोई सब्सक्रिप्शन है जो लास्ट ईयर का था जो अभी तक मिला नहीं है, मतलब दिस इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। इस साल भले इस साल मिला होगा पर इस साल की इनकम नहीं है, मतलब जब सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा तो ये भी मिला होगा पर ये इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? माइनस। सिमिलरली कोई सब्सक्रिप्शन है जो लास्ट ईयर ही मिल गया, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रीपेड बिगिनिंग। लास्ट ईयर ही मिल गया, किस साल के लिए मिला होगा? इस साल के लिए मिला होगा, मतलब इस साल की इनकम है, क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सिमिलरली इस साल के एंड में कोई सब्सक्रिप्शन मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, मतलब मिला इस साल है, रिसीव्ड का पार्ट है, पर वो इनकम कब की है? नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की है, मतलब इस साल की इनकम नहीं है। तो क्या करेंगे इसको? माइनस। दिस विल गिव यू सब्सक्रिप्शन इनकम, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होनी चाहिए? क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है क्या? ये ध्यान है क्या? बढ़िया। मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल निकालो और उसके एक आदि क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपके। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा है ड्यूरिंग 2016, ईयर आपके शायद हो सकता है मॉड्यूल में 16 नहीं दे रखा है, 2016 ही है क्या? ठीक है। ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000। सब्सक्रिप्शन जो कैश में रिसीव हुआ वो दे रखा है 42,000 का। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2015 के लिए मिला है, मतलब इस साल की इनकम, इस साल की इनकम नहीं है, क्या कर देंगे? माइनस 1600। सिमिलरली एंड 600 फॉर 17 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया, मतलब अगेन इस साल की इनकम नहीं है, क्या कर देंगे इसको भी? माइनस। ऑल्सो 3000 has still to be received for 2016, 2016 के लिए अभी भी 3000 रुपए मिलना बाकी है। तो क्या है ये? अभी मिलना बाकी है, मतलब इस साल की इनकम है, क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। नाउ इस साल के मिलना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड। लास्ट ईयर के मिले थे, मतलब ये लास्ट ईयर रिसीव नहीं होता, मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट ईयर के लिए मिले हैं, मतलब प्रीपेड एट द एंड। ठीक है क्या?
अगर आपको एग्जाम में ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं भी आए तो भी चलेगा, लॉजिक वाइज चलोगे तो प्लस माइनस करना सही आएगा। लॉजिक क्या बोलता है, जो इस साल की इनकम है ऐड करो, जो इस साल की इनकम नहीं है उसको माइनस करो। ठीक है क्या, ठीक है क्या, खत्म। 842,800, ठीक है, ठीक है क्या। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाऊं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाऊं क्या बेटा। हाँ तो अरे यार कुछ ना है, ऐसे क्या करता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग असेट है कि लायबिलिटी, असेट है, असेट्स ऑफ विच बैलेंस, तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1600, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 3000। अब इसने बोला इसमें से 16,000 रुपए मिल गए, मतलब एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और फिर सब्सक्रिप्शन को यहां ट्रांसफर कर देंगे तो बाय सब्सक्रिप्शन, जो पैसा इस साल लास्ट ईयर का मिल गया। ठीक है क्या, और ये सेम इस साल की इनकम इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अपन टू सब्सक्रिप्शन 3000। चल तूने बोला है तो इस बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी दिखा देता हूं। ये आपने कहीं एक इलस्ट्रेशन में क्लास 12th में बनाया है, ठीक है। नाउ जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक सिंगल अकाउंट खोलता हूं तो इसमें आउटस्टैंडिंग भी आता है, इसमें प्रीपेड भी आता है। सो आउटस्टैंडिंग मेरा असेट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दिस इज, अरे ब्लू वाला मार्कर दिखता नहीं, दिखता है, मार्कर चेंज करूंगा वापस ब्लैक लिखूं क्या, हाँ सॉरी 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 भूल गया था। सो सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सिमिलरली प्रीपेड जो है वो हमारी लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग प्रीपेड, और यहां क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग प्रीपेड। ये ठीक है क्या, अरे ये ठीक है क्या। जो भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन तो बाय कैश। अब सब्सक्रिप्शन कितना मिला 42,000, ओपनिंग प्रीपेड तो था ही नहीं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 3000, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है 1600, प्रीपेड एंड है 600, और कुछ नहीं है। बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग करो, 45,000 minus 2,200 that will give you 42,000. This will be your subscription income. So to income and expenditure, income and expenditure account subscription income for the current year जो हमने वहां से निकाली थी। ठीक है क्या, ठीक है क्या। देखो एट द बैक ऑफ माई माइंड मैं मानता हूं कि आपने ये सब पढ़ा है, तो मैं बहुत डिटेल में जाके बातें नहीं कर रहा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रफली आपको ऊपर से नीचे से रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो अगर आपको कहीं कुछ नहीं आ रहा है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, क्यों प्लस क्यों माइनस हुआ, तो जरूर मुझे बताओ। बढ़ू आगे, जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 3 अभी कर लो, मुझे सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम चाहिए, सही सैलरी का है, ओके सॉरी करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 2, रब कर दूं, हमारा बुक में भी है तुम्हारे पास वैसे तो। लिखा आएगा, आपको चिंता ना करो, फिर वेटेज देखना कि वेटेज कितना है। सर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा अगर तो 3 नंबर का आएगा, तो खाली एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो।
99% मैं मानता हूं ये भी नहीं आएगा, हद से अधिक आएगा। Illustration number 3. Suppose salary paid during 2016 were 23,000. So amount paid दे रखा है सैलरी का which is 23,000. अमाउंट पेड दे रखा है 23,000 का, फिर लिखा है ईयर है 2016, तो अगेन ऐड और लेस ही करना है अपन को। सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 15, 2015 का सैलरी अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। इस साल पे करा होगा, पर क्या ये इस साल का एक्सपेंस है? नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 1400। प्रीपेड ऑन 31 मार्च 15, लास्ट ईयर ही पे कर दिया। लास्ट ईयर किसके लिए पे करा? इस साल के लिए। ओपनिंग प्रीपेड क्या कर देंगे, ऐड 400। सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 16, इस साल का है, भले ही पेमेंट नहीं करा, पर है तो एक्सपेंस इसी साल का। क्या है ये? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या कर देंगे, ऐड। प्रीपेड ऑन 31 मार्च 16, इस साल पे करा है, नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो क्या कर देंगे, अरे क्या करेंगे, माइनस। एक्सपेंस कितना आ रहा है, 200 रुपए ऐड करने, ठीक है क्या? दिस विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट। बात समझ में आई क्या? अच्छा, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि सर आपने अभी तो वहां पर सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग प्रीपेड माइनस किया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस किया था, ऐसा यहां तो नहीं कर रहे। तो एक तो टर्मिनोलॉजी का फर्क है, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है और जो सैलरी पे कर रहे हो वो आपका एक्सपेंस है। तो वहां सब्सक्रिप्शन में आइडियल वर्ड आउटस्टैंडिंग की जगह जो है वो अक्रूड है, ठीक है, और प्रीपेड की जगह जो आइडियल वर्ड है सब्सक्रिप्शन में वो अनअर्न्ड है। पर आउट ऑफ प्रैक्टिस हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड यूज करते हैं इन सब्सक्रिप्शन, इसलिए है भाई जब सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अक्रूड हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अनअर्न्ड हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड बेसिकली एक्सपेंसेस के लिए काम आता है, अक्रूड और अनअर्न्ड बेसिकली इनकम के लिए काम आता है, पर हम इनकम में भी इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी टर्मिनोलॉजी जो है वो अजीब हो गई है सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना, आप लॉजिक पे काम करना, जो इस साल का इनकम है उसको ऐड करो, जो इस साल की इनकम नहीं है उसको माइनस करो। सिमिलरली जो इस साल का एक्सपेंस उसको ऐड करो, जो इस साल के एक्सपेंस नहीं है उसको माइनस करो। तो लॉजिक पे देखना आपका आंसर मैच हो जाएगा, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो आपको ध्यान भी रहेगा तो भी आप आगे पीछे लिख कर आ जाओगे, ठीक है। बात समझ में आती है क्या? हाँ 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 हाँ, वो ये मैं खाली ये बता रहा था, वो गलती से बोल दिया था। हाँ, अकाउंट नहीं बना रहा, अकाउंट नहीं बना रहा। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, इनकम की लाइबिलिटी। लाइफ देखो कुछ चीज सुन लो, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हो और चाहो तो अलग से भी शो कर सकते हो लाइबिलिटी साइड में, कोई तकलीफ नहीं है। अब एक चीज सुनो, ये क्या होगा, एंट्रेंस और एडमिशन फीस। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, तुम 12वीं में उल्टा पढ़कर आए हो। एंट्रेंस एडमिशन फीस अब से हमेशा क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी होगी, ध्यान रहेगा क्या?
अरे ध्यान रहेगा क्या? ठीक है। डोनेशन, डोनेशन क्या है? दो तरह के, स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी, और और जनरल है तो, बिल्कुल जनरल है तो इनकम। एंट्रेंस फीस लाइबिलिटी, लेगेसी, वैसे सुनो 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 सुनो, वैसे तो अरे रुक तो जाओ। वैसे तो जो भी पर्सन गया, लेगेसी क्या होता है? जो अमाउंट विल के थ्रू मिला है, तो जो पर्सन गया वो बताकर जाएगा आपको कि मेरा लेगेसी का पैसा कैसे यूज करना है। कुछ नहीं बताकर गया तो लेगेसी को क्या मानोगे? लाइबिलिटी मान लोगे। ठीक है क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं तो क्या मानोगे? लाइबिलिटी। बाकी वैसे बताकर जाएगा। एंडोमेंट फंड डोनेशन, पेज नंबर 9.10 पे पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 9.10 पे पढ़ रहा हूं मैं। एंडोमेंट फंड डोनेशन, समझो। स्कूल के अंदर जब तुम स्कूल में थे तो कुछ ना कुछ एनुअल फंक्शन पे प्राइज मिलते हैं, मिलते हैं क्या? कोई नाम बताएगा? कोई कोई नाम बताएगा क्या? कोई कोई प्राइज का नाम मिलेगा? किसको मिला हो तो प्राइज का नाम बताएगा कोई? किसी को मिला है क्या प्राइज वाइज एनुअल फंक्शन पर? क्या मिला? फर्स्ट इन ऑल सब्जेक्ट। अरे गौतम साहब वेरी गुड। नहीं एकेडमिक नहीं, वो जो अवार्ड मिलता है ना जिसका नाम लिखा हुआ होता है। क्या? फेयरवेल पे नहीं? क्या? हाँ 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 हाँ, देते ऐसा कोई, ऐसा ना बताओ। हाँ ऐसा ऐसा कोई होता ना कि एक बंदा गया उसके नाम की ट्रॉफी चल रही है। अब मुझे बताओ, से फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट है या कोई भी टूर्नामेंट के ऊपर एक नाम की ट्रॉफी चल रही है। अब वो नाम की ट्रॉफी हर साल होती है ना? मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन जो निकल गया उसके याद के अंदर जो उसके फैमिली डिसीज मेंबर है, उन्होंने बोला हर साल का से फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स जो होगा वो हमारे मेमोरियल में जाएगा। अब मुझे बताओ, तो स्कूल वालों को हर साल मेमोरियल का प्राइज देना है, उस बंदे ने अपना बोल दिया कि मेरा फिक्स है, तो हर साल स्कूल वाले लोग फोन करके थोड़ी बोलते हैं भैया भैया तुम्हारा दिन आ गया, तुम्हारे नाम के पैसे देने हैं, पैसे भिजवा दो तो तुम्हारे नाम का मेमोरियल दे दें। ऐसा तो नहीं होता। अब वो जो बंदा मर गया उसकी लीगल हेड ने बोला एक बार के अंदर ये रखो 2 लाख रुपए या वट अमाउंट रखो, और इससे तुम्हारा हर साल का या अगले 10 साल का जो स्पोर्ट्स मेमोरियल है वो तुम हमारे नाम का दोगे। सो अब ये 2 लाख रुपए इज अ स्पेसिफिक फंड जो खाली इसी पर्पस के काम में आ सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस होगा तो इसी में प्लस या इसी में माइनस होगा। एंडोमेंट फंड क्या हो गया? पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर कोई फंड मिला है, पैसा मिला है इसके लिए। ये बिल्डिंग फंड अलग है, बिल्डिंग फंड अलग हो गया, ठीक है ना? ये एंडोमेंट फंड एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आपको भी मिला है तो। जैसे आपने कभी टीएस गरेवाल जब पढ़ रहे थे तो पवेलियन फंड देखा था, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस देखा था, है ना? तो अगेन एन एग्जांपल ऑफ एंडाउमेंट फंड ओनली पर्टिकुलर उसके लिए पवेलियन बनाने के लिए ही मिला है, तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगा। उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा वो इसी में से माइनस होगा, इससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो भी इसी में ऐड होगी। अब कोई बोल रहा है कि सर इससे इनकम कैसे होगी? भाई 2 लाख रुपए स्कूल वाले हैं अपने घर में थोड़ी रखेंगे, बैंक में एफडी करा देंगे, कहीं एसेट से इनकम आ जाएगी तो उसकी इनकम, उसका इंटरेस्ट, उसका डिविडेंड जो भी मिल रहा है वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है? क्या करा दूं? सब सब कराएंगे, सब कराएंगे, सब कराएंगे। फिर अच्छा, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, रद्दी बेची। रद्दी बेची क्या होती है आपकी? इनकम। बढ़िया। अच्छा, फिक्स एसेट, पुराने फिक्स एसेट बेचे। सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में आ रहा है उसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस कहां जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है।
ऑनेरियम, ऑनेरियम क्या होता है? ऑनेरियम, बढ़िया। भाई कोई बंदा है जैसे आपके स्कूल के अंदर, आपने स्पेशल, आपके यहाँ स्कूल के अंदर स्पेशल लेक्चर बनाने के लिए किसी को बुलाया, या किसी पर्टिकुलर किसी डिबेट कंपटीशन में किसी को आपने अपने व्यूज रखने के लिए किसी आदमी को बुलाया, तो उसको आपने पेमेंट किया, दैट पेमेंट इज नॉट अ सैलरी, दैट पेमेंट इज नोन एज बेसिकली ऑनरेरियम। तो ऑनरेरियम उन लोगों को देते हैं जो एनपीओ के पार्ट नहीं है, बाहर से लोग आए हैं, सर्विस अपना प्रोवाइड कर रहे हैं एनपीओ को, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, मैं चाहता हूं आप अभी अपने आप करके दिखाएं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर खोलें, ओपनिंग बैलेंस शीट करें, क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपन करें, जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो, बोल बोल बोल। हाँ बोल। हाँ, रिपेयर कहाँ है? रिपेयर तो है ही नहीं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, अच्छा, ओके, चेक अनप्रेस, ठीक है अभी करता हूँ, बाकी करो आप। हाँ वो सेम कनेक्टेड ही है। बोलो बोलो। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप ये ऐड करके लिख दो, आप ऐड करके लिख दो, कोई इशू नहीं।
अगर हो जाए तो मुझे बताना, हो जाए तो मुझे बताना। क्या मैं करूं? अब देखो, आप लोग मुझे बताने, मैं हमेशा सारे अकाउंट साथ खोलता हूँ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर खोल दिया, ओपनिंग खोल दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट खोल दिया, जो जहां का आइटम होगा उसको वहां पोस्ट करता जाऊंगा। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। सबसे पहले लिखा है रिसिप्ट साइड पर कैश इन हैंड, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कैश आ जाएगा 100 रुपए का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, तो एज पर पासबुक को सर्कल कर लो, इंपॉर्टेंट बात है। पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस है वो दे रखा है, तो पासबुक के हिसाब से हमारे को बैलेंस दे रखा है डिपॉजिट अकाउंट का, करंट अकाउंट का, तो बैंक डिपॉजिट और बैंक करंट फिलहाल मैं लिख रहा हूं, आप तो बाद में लिख लेना या बाद अपने कर भी लिया होगा। तो मैं फिलहाल लिख रहा हूं डिपॉजिट में है 2230 और करंट में है 600। अभी एडजस्टमेंट भी है इसमें, वो मैं करके बताऊंगा, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल जो लिखा हुआ है पहले वही लिख दिया। बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट में दे रखिए, क्या है हमारी इनकम, तो बाय बैंक इंटरेस्ट। एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट का नीचे, तो इनर कॉलम में लिख रहा हूं 30। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, अगेन नीचे एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिख दूंगा बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2600। रिसिप्ट फ्रॉम टीज इनकम, अगेन रिसिप्ट में दे रखा है, तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम टी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 300। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, तो बाय कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स अमाउंट में आ जाएगा 100। सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसका क्या करूं? इक्विपमेंट बेचा, इक्विपमेंट बेचा, इसका क्या करूं? क्या करेंगे?
सेल को यूज करके डिप्रिसिएशन निकालेंगे भाई। भाई एक नीचे आपके पास दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 और 1750 और लिखा है सेल ऑफ इक्विपमेंट 80। तो क्या मानूं, ये मान सकता हूं क्या कि पूरा का पूरा इक्विपमेंट ही बेच दिया? हाँ खरीदा भी होगा सर, बिल्कुल। नीचे एडजस्टमेंट के अंदर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट दे रखा है 800 और 1750। पेमेंट के अंदर इक्विपमेंट है क्या? मशीन है। पेमेंट के अंदर इक्विपमेंट है, जो मशीन है, मूविंग मशीन के नाम से दे रखा है 1500 रुपए। सो कुछ इक्विपमेंट बेच दिया, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग है, कुछ खरीदा। तो या तो मैच होना चाहिए पूरा पूरा, और मैच नहीं हो रहा तो मतलब कंजम्पशन या डिप्रिसिएशन निकाल सकता हूं मैं, है ना? अरे है ना? सो टू depreciation on machinery and equipment, ओपनिंग जो दे रखा होगा उसमें जो परचेज है वो ऐड कर लूंगा, सेल को माइनस कर लेंगे। इससे क्या निकलना चाहिए? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल से क्या निकलना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस निकलना चाहिए। तो अगर वो क्लोजिंग मैच कर गया तो कुछ नहीं आएगा, मैच नहीं कर रहा, जो डिफरेंस है वो आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। सो अभी के लिए तो मैं खाली सेल लिख लेता हूं, यहां पर सेल का वैल्यू लिख देता हूं 80, फिर जब करेंगे तब देख लेंगे। सेल ऑफ इक्विपमेंट हो गया। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, अगेन इनकम बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ एंटरटेनमेंट कितना है? 780। फिर लिखा है डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला है, क्या होगा ये? लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग, अच्छा कोई फंड है क्या टूर्नामेंट का हमारे पास? कोई फंड दिया हुआ नहीं है, तो ये लाइबिलिटी साइड पर डोनेशन या टूर्नामेंट फंड के नाम से या डोनेशन फॉर टूर्नामेंट के नाम से लिख दो। टूर्नामेंट फंड कितने का मिला? 1000। कोई टूर्नामेंट का खर्चा होगा तो इसी में से माइनस हो जाएगा। ग्राउंड्समैन फी एक्सपेंडिचर, तो 2 ग्राउंड्समैन फी। कोई एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट दे रखा है, हाँ और एडजस्टमेंट दे रखा है तो इनर कॉलम में लिखता हूं 750। मूविंग मशीन 1500 रुपए की मूविंग मशीन है जो हमने परचेज करी है, पेमेंट में है तो यहां परचेज में लिख दिया मैंने, ठीक है। रेंट ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस, रेंट कितने का रेंट है? 250। कोई एडजस्टमेंट है क्या रेंट में? नहीं है, डायरेक्ट बाहर। फिर कॉस्ट ऑफ टीज एक्सपेंस, अगेन मैं चाहता तो रिसिप्ट फ्रॉम टी और कॉस्ट ऑफ टी को नेट करके भी लिख सकता था, और मैं डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस से अलग अलग भी शो कर सकता हूं, दोनों एक ही बात है। फेयर्स एक्सपेंस 400। सिमिलरली फेयर भी, कंट्रीब्यूशन टू फेयर और फेयर को भी मैं नेट करके लिख सकता था एक जगह। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखता हूं 280। फिर रिपेयर टू इक्विपमेंट, एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम के अंदर रिपेयर आ जाएगा 500 का। फिर ऑनेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015, हु इज 2015 लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के लिए पे करा है, मतलब इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है, मतलब लास्ट ईयर पे नहीं करा होगा तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ऑनेरियम ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 400। ये समझ में आया क्या भाई? ये समझ में आया क्या भाई? लिखा है ऑनेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015, 2015 का हमने ऑनेरियम पे करा है। ऑनेरियम 2015, करंट ईयर 2016 है, 2016 ही है ना। लास्ट ईयर के लिए ऑनेरियम पे करा है, मतलब इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है तो एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा। लास्ट ईयर के लिए पे करा मतलब लास्ट ईयर पे नहीं करा था, मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑनेरियम आ जाएगा 400 रुपए का। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
अगर कोई ऑनरेरियम लास्ट ईयर का इस साल पे कर रहा हूं मतलब लास्ट ईयर पे नहीं किया था, ठीक है। फिर एडजस्ट, अच्छा डिपॉजिट बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, तो अगेन तीन बैलेंस दे रखे होंगे, कैश, बैंक डिपॉजिट और बैंक करंट अकाउंट। सो बैंक डिपॉजिट दे रखा है 3090, फिलहाल तो लिख रहा हूं। बैंक करंट अकाउंट दे रखा है 150 और बैंक का कैश कैश अकाउंट दे रखा है 250। बैलेंस सही लिखें, कैश 250, करंट 150, डिपॉजिट 3090, ठीक है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन बढ़ता है, ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो जो ओपनिंग है सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 150, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 100। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगनिंग वाला वो इस साल मिला होगा पर वो इस साल की इनकम नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को क्या कर देंगे अपन, माइनस, और जो इस साल मिलना बाकी है भले ही मिला नहीं पर इस साल की इनकम है उसको क्या कर देंगे अपन, ऐड। हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट होते हैं, मैंने दोनों इंपैक्ट दे दिए। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 100 और 80 आउटस्टैंडिंग है प्रिंटिंग के, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में भी और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 100, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 80। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लास्ट ईयर का पे करा होगा पर इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो क्या कर देंगे, माइनस। आउटस्टैंडिंग एट द एंड भले ही पे नहीं करा पर एक्सपेंस इस साल का है तो क्या करेंगे, ऐड। तो बिगिनिंग वाला 100 माइनस और क्लोजिंग वाला 80 प्लस कितना होता है 260, ये कितना था माइनस 2550, ठीक है, ठीक है ना। फिर चेक्स बड़े ध्यान से पढ़ना, चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, हिंदी मतलब करेगा वो इसका, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, हिंदी में कोई इसका मतलब बताएगा, इशू कर दिया पर पर अभी तक बैंक में वो चेक गया नहीं है। अब आपको जो बैलेंस एट बैंक दे रखा था वो किसकी तरफ से दे रखा था, पासबुक। भले ही चेक इशू कर दिया मतलब एक्सपेंस तो मेरा अभी का था पर बैंक पे प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है मतलब पासबुक बढ़ी हुई है। इन हिंदी ये जो बैंक का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है इसमें अनप्रेजेंटेड चेक वाला अमाउंट माइनस हुआ हुआ नहीं है, वेरी गुड। तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो एक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं, सिमिलरली क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट बन रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने पासबुक देखते हुए बनाया होगा, तो रिपेयर कहां है, हाँ ये रहा, इसमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा मतलब इसका पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। समझना, चेक अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फॉर रिपेयर, ओपनिंग में 300 मतलब ये जो ओपनिंग 600 है उसमें से 300 रुपए माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि एक्चुअल बैंक बैलेंस तो 300 ही होगा भाई, भले प्रेजेंट नहीं हुआ पर हो तो जाएगा। सिमिलरली ये जो 150 है क्लोजिंग कितना दे रखा है 260, ओहो मजे आ गए, 150 का करंट का बैलेंस है और 260 का आउटस्टैंडिंग है तो ये ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा मतलब ये यहां आएगा ही नहीं भाई, जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पेमेंट हो रहा है। 150 माइनस 260 कितना होता है 110। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या। प्लस प्लस अब एक और चीज देखो, ये रिपेयर का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये रिपेयर का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो ओपनिंग है वो इस साल माइनस हुआ होगा तो उसको क्या कर देंगे, और जो इस साल का है वो एक्सपेंस अभी का ही है तो क्या कर देंगे ऐड। तो माइनस ओपन अनप्रेजेंटेड माइनस ओपनिंग अनप्रेजेंटेड और ऐड क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड चेक, तो ये कितना हो गया 460।
ये समझ में आया क्या? अब इसमें बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि बैलेंस जो दे रखा है वो पासबुक के हिसाब से दे रखा है। यही बैलेंस अगर मुझे कैश बुक के हिसाब से ही दे रखा होता तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं एंट्री कर चुका होता। वो समझ में आ रही है क्या बात? इस सेम क्वेश्चन के अंदर, इस सेम क्वेश्चन के अंदर अगर 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 बैलेंस जो है वो मुझे कैश बुक के हिसाब से ही दे रखा होता तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट अनप्रेजेंटेड का करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो अपनी कैश बुक में ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका हूं। ये समझ में आता है? बढ़िया। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ओपनिंग मशीनरी, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट ओपनिंग में भी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्लोजिंग में भी। ओपनिंग मशीनरी है 800, क्लोजिंग मशीनरी है 1750। नाउ मशीनरी मशीनरी मशीनरी, ओपनिंग मशीनरी है 800 की, तो दिस इज 2300 माइनस 80, तो 2280। क्लोजिंग इसमें से माइनस करूंगा 1750, तो मेरे को क्या निकल जाएगा? डिप्रीसिएशन कितना होता है? 400, 470। ओके, समझ में आया? फिर इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, पासबुक में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अभी तक एंटर नहीं हुआ, क्या करूं? पासबुक में अभी भी इंटरेस्ट एंटर नहीं हुआ, क्या करूं? कहां ऐड करूं? मतलब इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट है अक्रूड, कितना? 20 कितना है? तो ये इनकम में तो आ गया 50। अब सुनो, दो चीजें कर सकता हूं, दो चीजें कर सकता हूं। इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, एक तो अक्रूड इंटरेस्ट मान लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट लिख दूं। ऑल्टरनेटिवली ये मान लू कि एंट्री नहीं हुई, ऑल्टरनेटिव अगर ये मानू कि सिर्फ एंट्री नहीं हुई, इंटरेस्ट तो मिल गया पर एंट्री नहीं हुई, मतलब ये जो ओवरड्राफ्ट लिखा है उसमें से 20 को माइनस कर दूं, तो यहां पे 90 कर दूं। समझ में आई क्या मेरी बात? ये तो मान रहा हूं कि मिला ही नहीं, ये तो मान रहा हूं कि मिला ही नहीं। अब ये मानू कि मिल तो गया, ये मानू कि मिल तो गया, पर एंट्री नहीं हो रखी है, तो एंट्री करने के लिए तो यहां से बैंक के बैलेंस में से 20 रुपए माइनस करने हैं। समझ में आई क्या? ओवरड्राफ्ट में इसलिए माइनस करने, नॉर्मल होता तो ऐड ही करता, बैंक में ही ऐड करता, नॉर्मल होता तो ये ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। फिर डिपॉजिट सर एफडी है, एफडी है, उसमें कभी इंटरेस्ट ऐड नहीं होता, उसका अकाउंट में इंटरेस्ट आता है। फिर इंटरेस्ट नॉट आइडेंटिटी के बाद बोनस टू ग्राउंडमैन, बोनस आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, हाँ टोटल तो सेम आया, मतलब बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगी सर। आउटस्टैंडिंग बोनस कितना है? 300। और बोनस टू ग्राउंडमैन में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या बेटा? अरे सॉरी 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 सॉरी, और यहां 300 ऐड हो जाएगा 1050। ठीक है। फिर आगे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 द ऑनरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200। ऑनरियम बढ़ाना है 200 का, मतलब इस साल भी ऑनरियम पे नहीं करा, लास्ट ईयर का ऑनरियम 400 था, तो इस साल का टू ऑनरियम कितना लिखूं? 600, और इस साल पे नहीं करा होगा तो आउटस्टैंडिंग ऑनरियम 600 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड पर। समझ में आया?
सर ऑनरियम इस साल 200 रुपए से बढ़ाना है। लास्ट ईयर जो ऑनरियम पे करा है, लास्ट ईयर का जो ऑनरियम हमने इस साल पे करा वो 400 है, तो इस साल का कितना हो गया? 600। इस साल का कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। रेसिप्ट एंड पेमेंट में ऑनरियम है ही नहीं इस साल का कुछ, मतलब इस साल पे नहीं किया, मतलब इस साल आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑनरियम आ जाएगा 600 रुपए का। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। निकालो सरप्लस या डेफिसिट क्या आ रहा है? 40 सरप्लस आ रहा है 40 का। ओके, 2 सरप्लस 40। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालो। 3080 और कैपिटल फंड ओपनिंग दे रखा है 3080। इसमें सरप्लस ऐड कर देता हूं 40, तो ये हो गया 4120। टोटल बताओ कितना आ रहा है बैलेंस शीट का जिसमें मैच हो रही है? 5210 नहीं जाता है। हाँ, 3120 होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब सेम आ रहा है 5210 पर बैलेंस शीट मैच। समझ में आया क्या? जब सीबीटी हुआ करता था तो दिस यूज टू बी पार्ट ऑफ सीए इंटर। इसके बाकी सारे इलस्ट्रेशन और सारे बैक क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। कंसेप्चुअली मुझे रिवाइज कराना था जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, इसके सारे बैक क्वेश्चन, सारे इलस्ट्रेशन जो बच गए वो आपको आप ही रिवाइज करने हैं। ठीक है, मैं 2 या 3 दिन बाद लाइव क्लास लूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ पार्टनरशिप प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ एनपीओ प्लस थोड़ा सा इश्यू ऑफ डिबेंचर जो मुझे पढ़ाना है वो। ठीक है, ठीक है। सो दैट विल कंप्लीट माय मॉड्यूल सेकंड। डिस्कशन के साथ में मेरा मॉड्यूल सेकंड खत्म हो जाएगा। कंसाइनमेंट का लेक्चर लाइव पढ़ना है या रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं, जैसा बोलोगे। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों? ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा वैसे रिकॉर्ड करके पढ़ाऊं? अच्छा चलो एक काम और कर सकते हैं, जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव पढ़ सकता है, जिसको रिकॉर्डेड चाहिए होगा उसको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड कर दूंगा लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग करके। नहीं सर, कंसाइन नहीं नहीं, कंसाइनमेंट में सर सब कुछ नया है। इट इज नॉट अ कंसेप्ट, हर क्वेश्चन के साथ एक नया कंसेप्ट है, चीज ही नहीं है। ये तो ठीक है, ये तो आता है, तब खाली रिवाइज करने के हिसाब से ये चलता है। ठीक है, मुझे समझ में आती है बात, पर वो तो प्रॉपर तरीके से तब से होगा सब कुछ। चलो रिकॉर्डेड भी कर लेंगे, या तो लाइव सेशन में कर लेंगे, या फिर लाइव सेशन को रिकॉर्ड कर दूंगा मैं और आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे तो ऐसे आते जाते रहते हैं लोग, मतलब एडमिट और बाहर ही अंदर बाहर ही करना पड़ता है। चलिए कॉपी कर लो अगर कॉपी करना है तो उसको। आप बाकी सारे लेक्चर जो हैं, मतलब बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं, आप उसको खत्म करेंगे। मैं आपको इस आज की क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर किसी का इंटरनेट राइट लेफ्ट हो रखा था जो कॉपी नहीं कर पाया हो, वो लाइव रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उस पर